आज हम बात करेंगे रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि रोल ऑफ महात्मा गांधी एक्चुअली इन यूपीएससी प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो महात्मा गांधी से पक्का ही मिल जाना है आपको। कहीं ना कहीं से एक ना दो क्वेश्चन तो आना ही है, हर साल आता है प्रीलिम्स में। अब मेंस की बात करें तो मेंस में कभी कभी तो 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड आ जाते हैं। अब जीएस 1 2 3 में कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आ गया, कल्चर में कुछ ना कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड आ गया, इकोनॉमिक में भी कुछ ना कुछ लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें महात्मा गांधी से हो सकती है। पॉलिटी में तो ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी हैं ही। इवन एथिक्स में तो कई बार कोट आ जाता है महात्मा गांधी का, या फिर आपको कुछ आप कोट करते हो महात्मा गांधी को। ऑप्शनल में भी अगर आपका ऑप्शनल IPS या फिर कुछ उससे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से भी कुछ ना कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड आ जाता है। ऐसे में कभी कभी डायरेक्ट महात्मा गांधी से रिलेटेड कोट आ जाता है, नहीं तो आप महात्मा गांधी को ऑब्वियस सी बात है कोट करोगे। और इंटरव्यू में तो महात्मा गांधी के बारे में पूछेंगे ही। तो यूपीएससी का पेपर चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, बिना महात्मा गांधी के नहीं बनना है। तो महात्मा गांधी को शुरू करने से पहले, लाइक रोल ऑफ महात्मा गांधी शुरू करने से पहले इन फ्रीडम स्ट्रगल हम बात करना चाहेंगे कि बेसिक महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। उनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। उनके पिताजी जो एक संपन्न परिवार से थे, वो दीवान थे। पोरबंदर और राजकोट जो उस समय रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ पे वो दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी ने 1889 में डिसाइड किया कि वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन उस समय काफ़ी ज़्यादा एक रेपुटेशन थी कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे तो वहाँ से लोग कोई पढ़ के आते थे, बैरिस्टर बन के आते थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। और उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप भी नहीं था उस टाइम पे। तो उस समय क्योंकि महात्मा गांधी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 1889 में मैं ब्रिटेन जाऊँगा, वहाँ से लॉ की पढ़ाई करूँगा। उन्होंने 1891 में लॉ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वापस इंडिया में आए। वहाँ उन्होंने अपने मुंबई में एक अपना एक डाला, जो उस समय बैरिस्टर वगैरह अपना एक डालते थे, लाइक कि एडवोकेट बन जाते थे, अपना वो सिस्टम स्टार्ट करते थे कि, बट वो सही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो नहीं पाया। फिर वापस वो पोरबंदर लौट गए। फिर अचानक से वहाँ पे उनको एक दादा अब्दुल्ला करके, जो कि साउथ अफ्रीका में शिप इंडस्ट्री चलाते थे, उन्होंने बोला कि उनकी कजिन को कोई काठियावाड़ी एडवोकेट चाहिए जो कि अंडरस्टैंड कर सके वहाँ की सिचुएशन, जो कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस रह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझ सके। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको हम 1 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ पे हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर दीजिए। गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे साउथ अफ्रीका जाना चाहिए। तो गांधी जी 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। उनका 1894 में जो प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए गए थे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया। बट उसी टाइम कुछ इंसिडेंट्स हम लोग जो गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि उनको फर्स्ट क्लास से नीचे फेंक दिया गया, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक बैरिस्टर हूँ, मैंने लंदन से पढ़ाई की है, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ तो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इवन उनकी एक बार पगड़ी उतरवा दी गई थी। तो एक पढ़े लिखे जो एक ब्रिटिश लेवल की एजुकेशन जिसके पास थी, उसके साथ इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो एक आम आदमी के साथ जो साउथ अफ्रीका में थे, उनके साथ कितना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। तो गांधी जी ने उस चीज़ को समझने की कोशिश की और वहाँ पे कुछ साल उन्होंने रहे। वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जैसे नेशनल कांग्रेस। वहाँ पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद इवन एक बोर वार होती है, वहाँ पे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको कैसरे हिंद का एक अवार्ड मिलता है। इंडियन ओपिनियन करके उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में 1904 में। ऐसा बहुत कुछ करते करते लगभग 22 से 23 साल महात्मा गांधी को वहाँ पे बीत गए साउथ अफ्रीका में। मतलब वो अपने 20s में गए थे और 45 एज हो गई उनकी। और उस टाइम पे उनका मतलब काफ़ी टाइम, लगभग 25 साल के आसपास का टाइम साउथ अफ्रीका में बीत गया। तब तक इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था वो थोड़ा सा बदल रहा था, लाइक कि
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सूरत, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है 1907 में, उस समय लाइक एक्सट्रीमिस्ट और जो थे मॉडरेट के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और एक लीडरशिप चेंज होती है, लाइक दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी से थोड़ा सा तिलक, लाल बाल पाल जो हम लोग पढ़ते हैं उनकी तरफ लीडरशिप चेंज होती है। इधर पे काफ़ी सारे लोकमान्य तिलक जैसे बड़े लीडर डेवलप होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनको हम लोकमान्य तिलक बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है महात्मा गांधी के, वो उनका एक काफ़ी कम टाइम में एक बड़ा रोल डेवलप होता है। तो इन सब लोगों से इन्फ्लुएंस होके गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज करके किताब लिखते हैं और उनमें एक कोट करते हैं कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती कैप्चर नहीं किया, उन्होंने कॉपरेशन, लाइक मैनिपुलेशन और बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, इन बहुत डिफरेंट तरीकों से इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया है ब्रिटिशर्स ने। तो इंडिया को हम सोचें एक कोई बड़ा रिवॉर्ड करके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला देंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल किया वैसे ही ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक एक नॉन कॉपरेशन जैसा कुछ मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जाने पड़ेंगे और बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ से जा पाएंगे, जिसको उन्होंने स्वराज एक टर्म दिया, जिससे हमारा डोमिनियन, लाइक हमारा खुद का राज स्टार्ट होगा। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकल हुआ, लाइक 1914 के आसपास वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है। तो गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ से मुझे साउथ अफ्रीका से मूव करके इंडिया वापस आना चाहिए और यहाँ पे जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है इसको ज्वाइन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इनको इस चीज़ सलाह दी, जो इनके पॉलिटिकल गुरु बोले जाते हैं। जब गांधी जी इंडिया आए, लाइक 9 जनवरी 1915, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जब गांधी जी इंडिया वापस आए उस समय इनका एक बहुत अच्छी इमेज थी, एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल लेवल का कोई पॉलिटिकल लीडर था जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था। तो उस समय गांधी जी को गोखले जी सलाह देते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को ज्वाइन करने से पहले एक बार भारत का भ्रमण कीजिए, एक्चुअली आप इंडिया को समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया एक्चुअल में क्या है। जब इंडिया को आप समझ जाएंगे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल इंडिया क्या है, इंडिया किस में बसता है, उसके बाद किसी मूवमेंट को आप ज्वाइन करेंगे तो उसको ज़्यादा सक्सेसफुली कर पाएंगे। गांधी जी को भी ये चीज़ समझ में आ गई थी। और कहीं ना कहीं होता नहीं कि जैसे हम लोग प्रीलिम्स या मेंस देने से पहले बहुत सारे मॉक सॉल्व करते हैं, मेंस देने से पहले बहुत सारे आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसी काइंड ऑफ मेंस था यहाँ पे इंडिया में। तो गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका में बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी थी। तो गांधी जी को समझ में आ गया था कि पहले सिलेबस देखना पड़ेगा इंडिया का, एक्चुअल इंडिया का सिलेबस क्या है, मतलब इंडिया एक्चुअली है क्या, जो बाहर से दिखता है वो इंडिया, या फिर गुजरात तक इंडिया, या फिर बिहार में भी इंडिया है, बंगाल में भी इंडिया, इंडिया कितना बड़ा इंडिया, उस समय तो बर्मा तक, लाइक म्यांमार भी इंडिया हुआ करता था। तो गांधी जी ने इस चीज़ को समझा और 4 फरवरी 1916 को जो BHU है उसका जो इनाग्रेशन था उसमें वो गए, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इनवाइट हुए थे, वहाँ पे गांधी जी भी इनवाइट थे। वहाँ पे तिलक जी से मिले और मालवीय जी से मिले, काफ़ी बड़े बड़े जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, उन लीडर से गांधी जी मिले। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि राजकुमार शुक्ला जी तिलक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चंपारण में वो बहुत सारा किसानों के साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, 3 कटिया सिस्टम था, वो सब सारी चीज़ें। तो तिलक जी की तबीयत थोड़ी डाउन थी और थोड़ा पॉलिटिकली बिजी थे, तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप चले जाइए। तो राजकुमार शुक्ला जी के साथ गांधी जी चले जाते हैं चंपारण और वहाँ से शुरुआत होती है गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर इन इंडिया। तो चंपारण सत्याग्रह एक सक्सेसफुल मूवमेंट स्टार्ट होता है, वहाँ पे पीजेड। फिर गांधी जी को रियलाइज होता है कि ये इंडिया जो है ना, इंडिया में कुछ बेस है, लाइक किसी चीज़ की सोल होती है। तो इंडिया की सोल क्या है? इंडिया के यूथ हैं, इंडिया के पीजेंट हैं, इंडिया के वर्कर्स हैं, इंडिया के वीमेन हैं, इंडिया का मिडिल क्लास है। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि मैं अकेले ऐसे मूवमेंट नहीं लड़ सकता, लाइक कि हम कुछ लोग हैं, कुछ बैरिस्टर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में हम पिटीशन फाइल करते रहे, ऐसा नहीं कि मास मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ लाइक चंपारण से कि पीजेंट को हमें साथ लेना चाहिए। अहमदाबाद मिल का जो था मूवमेंट, वहाँ से उनके पास वर्कर्स आ गए, खेड़ा में फार्मर्स आ गए, फिर उनको उस समय रॉलेट एक्ट होता है, फिर वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होता है।
फिर गांधी जी जो खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्लस जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, इन सब साथ के मूवमेंट को एक साथ लेके वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और लोगों को बिलीव दिलाते हैं कि इस मूवमेंट के बाद हम लोग इंडिपेंडेंस पा जाएंगे। और कहीं ना कहीं पहली बार इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, कोई पॉलिटिकल लीडर आया था जो मास कनेक्ट कर रहा था, जो यूथ से कनेक्ट कर रहा था। यूथ अपनी एजुकेशन छोड़ के मूवमेंट को ज्वाइन किए, महिलाओं से जो कि उस समय लिटरेसी बहुत कम थी, महिलाएं बहुत सारी महिलाएं, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट जैसे कितनी बड़ी बड़ी लीडर्स जो थी उन्होंने ज्वाइन किया। पीजेंट, वर्कर्स, मिडिल क्लास, एम्प्लॉयड पर्सन, बच्चे, यहाँ तक हर कोई इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं लोगों को बिलीव था कि इस मूवमेंट के बाद हम इंडिपेंडेंस पा जाएंगे। बट उस समय थोड़ी सी इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं पता था लोगों को। इंडिपेंडेंस मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस। और जब एक जो टॉप लेवल के लीडरशिप का अरेस्ट हो जाता है उसके बाद समझ में आता है कि नहीं, ऐसे मूवमेंट नहीं चलेगा, अभी लोग तैयार नहीं है। उस समय गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस्टेब्लिश करते हैं और बहुत सारे रिफॉर्म लेके आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक भी देते हैं, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद एक थोड़ी सी फूट भी पड़ती है कांग्रेस में, लाइक प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स, लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास लोग जो थे वो लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को या इंडियंस को कि हम भी कैपेबल हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने को। सरदार पटेल जैसे लोग बोलते नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनली क्या होता है कि एक फूट होने से बचा लेते हैं गांधी जी, और गांधी जी 1924 में बेलगाम में खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं विद इन कांग्रेस जाके इलेक्शन लड़ेंगे। फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है, साइमन कमीशन आता है, फिर वहाँ पे भी समझ में आता है कि कुछ बड़ा हमने अचीव नहीं किया इतने सारे मूवमेंट से। तो फिर गांधी जी डांडी मार्च स्टार्ट की, क्योंकि नमक जो होता है ना हर किसी खाने में होता है। गांधी जी की ये तो क्वालिटी थी, वो पॉलिटिशियन के साथ साथ में बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे। उनको स्ट्रेटजी बनानी आती थी कि एक आम आदमी के घर में की रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए उनका जो क्या, वो इतने बड़े बैरिस्टर थे, उनके पास कपड़े ही नहीं थे क्या, बट उन्होंने धोती, एक धोती को ऊपर से लेकर नीचे तक पहन के रखते थे। वो मास को रिप्रेजेंट करते थे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि 80-90% इंडिया उस समय गरीब थी और कपड़े भी नहीं होते थे, खाने के लिए नहीं होते थे। उन्होंने एक डांडी मार्च स्टार्ट किया जो 60 मूवमेंट बोलते हैं, कि एक एटलीस्ट लोगों के खाने में तो कम से कम टैक्स मत लगाओ, जो नमक कितना सस्ता होता है जो समुद्र में खुद बना लेते हैं। और एक सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। फिर गांधी जी को समझ में आया कि क्योंकि गांधी जी की बेसिक आइडियोलॉजी थे नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा और सत्य। उसके बेसिस पे सत्याग्रह करते थे, इसको सत्याग्रह बोलते हैं हम लोग। और उससे धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता गया, न्यू लीडरशिप लाइक सुभाष जी और नेहरू जी, लाइक जवाहरलाल नेहरू, और बहुत लीडर्स डेवलप होते गए। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसमें सक्सेस मिली। एक पहली बार हुआ इरविन मूवमेंट, इरविन समझौता इसको बोलते हैं हम लोग। उसमें गांधी जी और इरविन जो कि वाइस रॉय थे ब्रिटिश के, साथ एक टेबल पर बैठ के इन्होंने डिस्कशन किया। राउंड टेबल से इससे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स है। दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की गांधी जी, दलित, विमेन, बैकवर्ड्स, यूथ, पीजेंट, वर्कर्स, ट्राइबल्स, लगभग सब लोग धीरे धीरे करके मास मूवमेंट बनता गया। और ये मास मूवमेंट धीरे धीरे समय लेता है, और 1940 आते आते ना एक मास मूवमेंट, एक बड़े मास मूवमेंट बन गया, जिसका हम लोग देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बड़ा एक एक्सप्लोजन इसको बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हमें फ्रीडम का जो स्ट्रगल चल रहा था वो ख़त्म होता है और हम इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को पा जाते हैं। बट अगर मैं गांधी जी की बात करूँ रोल, तो गांधी जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है और मुझे उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसे कोई घर होता है, परिवार होता है, उसमें घर का कोई बुजुर्ग होता है, वो भले घर का मुखिया ना हो बट कहीं ना कहीं घर का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है। तो इस फ्रीडम मूवमेंट में लीडरशिप बदलती गई, कांग्रेस के नेहरू बने, कभी कभी सुभाष जी बने, कभी पटेल जी बने, कभी कृपलानी जी बने, राजेंद्र प्रसाद जी बने, अलग अलग लीडरशिप बदलती गई। बट कहीं ना कहीं जो मेन फेस थे, जो फ्रीडम मूवमेंट के मेन फेस थे या कांग्रेस के मेन फेस थे, जिन्होंने मास कनेक्ट कर रखा था, वो गांधी जी थे। जिनको इससे घर का कोई फंक्शन पड़ता है, तो घर का बुजुर्ग होता है, उसे सब कोई मिलने आता है, उसके पैर हर कोई छूता है। वैसे ही गांधी जी थे इस मूवमेंट में। और गांधी जी ने कहीं ना कहीं, जब बोल सकते हो आपकी चंपारण से जब पकड़ा था इस मूवमेंट को, टिल इंडिपेंडेंस
तक वो साथ में खड़े रहे, उन्होंने कभी मूवमेंट को छोड़ा। अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि गांधी जी की हत्या हो जाती है 1948 में, बट इंडिपेंडेंस के बाद तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम देश को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे अंग्रेजों से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू, एक कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन का जो होता है सत्याग्रह से, विदाउट, क्योंकि उनको पता था कि हम हमसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग है ब्रिटेन, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं वो हमें काम आने वाले हैं। तो हम उतना ज़्यादा, एक होता नहीं कि इतना ज़्यादा दूरियां नहीं क्रिएट करना चाहते थे ब्रिटिशर से, एक तरीके से एक हम आज़ादी लेना चाहते थे। और कहीं ना कहीं गांधी जी को बहुत पहले वहाँ पे अफ्रीका में समझ में आ गया था कि हम ताकत से अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकते, कि लाइक उन पर गोलियाँ चला दी, क्योंकि वो हम सब में थे, इतना बड़ा देश था, उसमें हर जगह अंग्रेज थे, प्रिंसली स्टेट के फॉर्म में थे, या फिर कहीं ना कहीं हर तरीके से थे। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैप्चर कर रखा था, हमारी पॉलिटी को कैप्चर कर, हमारे कल्चर को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एग्रीकल्चर को, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। तो वो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली वो विश्व की बड़ी पावर थी। तो हम डायरेक्टली उनसे नहीं लड़ सकते थे, इनडायरेक्टली थ्रू लाइक नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एक प्रे करके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू, एक लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू, एक माहौल बना के, एक मास मूवमेंट क्रिएट करके, उससे हम लड़ सकते थे। और कहीं ना कहीं उन सब मेथड के थ्रू हमें थोड़ा टाइम लगा, बट हमने जो मूवमेंट लाइक गांधी जी ने 1920 में मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से स्टार्ट किया था, और 1947 25 सालों में हमें आज़ादी मिल गई गांधी जी के थ्रू। सो रोल अगर मैं कंक्लूजन में बोलना चाहूँ तो कहीं ना कहीं हमें बोलना चाहिए कि गांधी जी ने ना एक इंडिया को कनेक्ट किया। जैसे आज हमारे यहाँ क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बोला गया था इंडिया तो बहुत सारे स्टेट में टूट जाएगा, इवन 500 प्लस रियासतें थी जो उसको हमने मर्ज करके इंडिया बनाया था, प्रिंसली स्टेट थी। तो उस समय तो और भी बुरी हालत थी, प्रिंसली स्टेट थे और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बंगाली अपना था, साउथ इंडियंस अपना चल रहा था, वेस्टर्न लाइक महाराष्ट्र गुजराती अपना चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अपना, सबको एक साथ किया, वीमेन को एक साथ किया, मेन को एक साथ किया, यूथ को एक साथ किया, वर्कर को एक साथ किया, पीजेंट्स को एक साथ किया, एक कॉर्पोरेट वर्क जो वर्ड था उसको भी एक साथ किया, एक जो वर्किंग क्लास था उनको साथ किया, मिडिल क्लास साथ किया, जो इंटेलिजेंसिया बोलते हैं लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे उनको भी साथ में लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा मूवमेंट बन पाया और कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी सक्सेस मिली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।